everyone. Today we are going to start the current affairs series. In this lecture, we will be covering third and fourth week of the month May. I will give you a brief overview what we are going to discuss in this particular lecture. इस वीडियो में बेसिकली हम लोग 25 क्वेश्चंस को टैकल करेंगे जो कि 16th मई से 26th मई तक के कवर किए गए और साथ ही साथ हम लोग को पता है कि इम्पोर्टेंट डे इवेंट्स होते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो इन द एंड हम लोग इम्पोर्टेंट डे इवेंट्स को भी कवर अप करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर. Here we will have first question, which agricultural product or products has or have got GI tag from Bihar? किस खाद्य पदार्थ को बिहार में जीआई टैग मिली हुई है? जीआई टैग के बारे में आप लोगों को पता होगी. जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन. बेसिकली जितने भी एग्रीकल्चरल, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, जो भी प्रोडक्ट ये ऐसे एग्रीकल्चरल, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड हैं, अगर उनमें कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी है तो उस यूनिक क्वालिटी की वजह से उस पर्टिकुलर लोकेशन को टैग कर दी जाती है. एंड ये उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी को लीगल राइट्स प्रोवाइड की जाती है. तो हम लोग देखते हैं कि बिहार में जीआई टैग इनको मिली हुई है. फर्स्ट ऑप्शन हियर इज शाही लीची, सेकेंड वन इज जर्दालू मैंगो, थर्ड वन इज कटर्नी राइस, फोर्थ वन इज मगही पान एंड फिफ्थ वन इज ऑल ऑफ दीज. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज. बट ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम में शाही लीची को एक्सपोर्ट की गई है, इसलिए ये न्यूज में आई हुई है. तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, बिहार में अभी तक 4 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग्स मिल रखी है और ये हैं शाही लीची, जर्दालू मैंगो, कटर्नी राइस, मगही पान. दैट्स वाई इस क्वेश्चन के ऑप्शन है all of these. Now we will move towards the next question. Sundarlal Bahuguna recently passed away. Who was he? Sundarlal Bahuguna, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, तो वो कौन थे? पॉलिटिशियन, मैथमेटिशियन, इन्वायरमेंटलिस्ट, इकोनॉमिस्ट. सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही वेल नोन और प्रोफाउंड इन्वायरमेंटलिस्ट रहे हैं. इनके बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं. 1970s के अराउंड जो चिपको मूवमेंट हुई थी उसमें इनकी बहुत बड़ी रोल थी. चिपको मूवमेंट में बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर कोई वेपन्स वगैरह की यूज नहीं की गई थी. एक काफी पोलाइट मूवमेंट थी जिससे के तहत पेड़ों को बचाया गया था. सुंदरलाल बहुगुणा ये गांधीयन फिलॉसफी of peaceful resistance, इस फिलॉसफी पर वर्क करते थे और जिसकी एविडेंस हम लोगों ने चिपको मूवमेंट में देख रखी है. साथ ही साथ इनका जो रोल था वो एंटी तेहरी डैम मूवमेंट जो कि 1980s के अराउंड हुई थी, इसमें भी इनकी बहुत बड़ी रोल थी. एंड इनको 2009 में पद्म विभूषण के अवार्ड से नवाजा गया था. ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है वो कौन थे? तो बहुत ही वेल नोन इन्वायरमेंटलिस्ट थे. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. For the selection of CBI director or chief, who is the head of high powered committee? CBI डायरेक्टर या चीफ को चुनने के लिए जो कमेटी बिठाई जाती है उस कमेटी के जो हेड है वो कौन है? ऑप्शन 1 इज वाइस प्रेसिडेंट, सेकेंड इज प्रेसिडेंट, थर्ड इज प्राइम मिनिस्टर एंड फोर्थ वन इज AGI. इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर है
प्राइम मिनिस्टर। रिसेंटली सीबीआई डायरेक्टर को चुनने के लिए एक कमेटी बिठाई गई है जिनमें कि प्राइम मिनिस्टर हेड है। सीबीआई डायरेक्टर को चुनने की कमेटी में प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होते हैं। सीबीआई की फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे। सीबीआई जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के तहत आती है और सीबीआई की एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में हुई थी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state witnessed zero shadow day? Option A is Odisha, option B is Kerala, option C is Madhya Pradesh and option D is Gujarat. जीरो शैडो डे सबसे इस बार रिसेंटली किस स्टेट में देखा गया है? तो जीरो शैडो डे क्या होता है? जीरो शैडो डे एक्चुअल वो दिन का वो इवेंट होता है जिस दिन कोई भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो लिविंग नॉन लिविंग या फिर वॉट एवर दैट इज फाउंड ऑन द प्लेनेट अर्थ, उस पर्टिकुलर लोकेशन में उसकी शैडो नहीं फॉर्म होती है और अगर फॉर्म होती भी है तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी जन खड़े हैं इन लोगों की शैडो आम दिनों में काफी ज्यादा उसकी लेंथ ब्रेथ होती है, बट यहाँ पर ऑन जीरो शैडो डे इसकी जो डायमेंशन है शैडो की वो काफी नेग्लिजिबल है। तो ओडिशा में ये जीरो शैडो डे को देखा गया। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जीरो शैडो डे के पीछे ज्योग्राफिकल रीजन क्या है। वी नो कि अर्थ के, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, हम लोग को पता है कि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री, अगर हम लोग यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो इस वर्टिकल लाइन से 23.5 डिग्री पर अर्थ जो है वो टिल्टेड है। तो इन सम केसेस क्या होती है कि सन की लाइट जो है ट्वाइस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पर ओवरहेड पड़ती है तो उस ओवरहेड सनलाइट के पड़ने की वजह से वहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन की रीजन में पाए जाने वाले जो लोकेशन होती है वहां पर शैडो या तो नहीं फॉर्म होती है और या फिर अगर फॉर्म होती है तो वो बिल्कुल उसकी नेग्लिजिबल एग्जिस्टेंस होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है। Now we will move toward another question. Here the question is, which tribe is particularly vulnerable tribal group living in Niamgiri hill range in Odisha? Option A is Dongra Kond, B is Santhal, C is Kol, D is Banjara. Tribe जो है यहाँ पर कोविड-19 की स्पाइक देखी गई है। मतलब यहाँ के जो इस ट्राइब के जो लोग हैं इनमें कोविड-19 से इन्फेक्ट होने की चांसेस बढ़ रही है। तो यहाँ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इस नियामगिरी हिल रेंज ओडिशा में कौन सी है? तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गई डोंगरा कोद। अगर हम लोग देखा जाए तो ओडिशा में अराउंड 22.8% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है एंड इसमें जो अराउंड 13-14 के अराउंड जितने भी ट्राइब्स हैं उनमें से ये पर्टिकुलरली पीवीटीजी के कैटेगरी में आते हैं। पीवीटीजी कैटेगरी में मतलब कि इनको या तो सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली अदर ट्राइब्स के कंपैरिजन में इनकी जो है वो पोजीशन वीक होती है। ओके, नाउ वी विल सी अनदर क्वेश्चन। ग्लोबल प्लान फॉर द डिकेड ऑफ action for road safety 2021-30 was adopted by which institution in August 2020? डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी के लिए जो ग्लोबल प्लान अडॉप्ट की गई है
वो किस इंस्टीट्यूशन, किस संस्था के द्वारा की गई है? यूएन जनरल असेंबली, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन के आंसर है यूएन जनरल असेंबली। ये जो प्लान अडॉप्ट की गई है, बेसिकली इस प्लान में थीम है इम्प्रूविंग ग्लोबल रोड सेफ्टी। 2011 के अराउंड ये स्टार्ट हुई थी, बट 2020 तक फर्स्ट डिकेड फिनिश हो चुकी है, तो अब रिन्यूअल की गई है 2021 टू 30 तक के बीच में। और इस बार की थीम क्या है? इम्प्रूविंग ग्लोबल रोड सेफ्टी। आइडिया क्या है इस प्लान की कि 50% या उससे अधिक जो रोड इंजरीज होती हैं उनको मिनिमाइज किया जाए अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिनाउंड पर्सनालिटी चमन लाल गुप्ता पास्ड अवे, ही वाज अ वेटरन, डॉक्टर, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, मैथमेटिशियन। बहुत ही प्रसिद्ध बीजेपी लीडर चमन लाल गुप्ता, इनकी मौत हुई थी। ये फेमस पॉलिटिशियन थे, बीजेपी के ये लीडर थे, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। Another question here is, recently Milky Way galaxy merged with which satellite dwarf galaxy? Gaia Enceladus, Crater 2, Aquarius, IC10। मिल्की वे किस ड्वार्फ गैलेक्सी से अभी रिसेंट में मर्ज की है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गाया Enceladus. Now we will see another question. Which of the following is or are fungal infection? Mucormycosis, Cryptococcus, Histoplasmosis, Candida, all of these. इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन है कि इन 4 जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा फंगल इन्फेक्शन है। तो अगर आंसर देखी जाए इस क्वेश्चन की, तो म्यूकोरमाइकोसिस भी फंगल इन्फेक्शन है, क्रिप्टोकोकस भी है, हिस्टोप्लाज्मोसिस भी है एंड कैंडिडा भी है। तो इस क्वेश्चन के आंसर हुई ऑल ऑफ दिस। फंगस बेसिकली क्या होते हैं कि ये स्पोर फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड ऑन करते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक कहने का मतलब कि इनमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टी सेलुलर होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एम्फोटेरासिन बी इंजेक्शन इज ट्रीटमेंट फॉर विच फंगस? येलो फंगस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस एंड बोथ ए एंड बी। एम्फोटेरासिन बी इंजेक्शन ये इनमें से किन फंगस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल में लिए जाते हैं? तो एम्फोटेरासिन बी इंजेक्शन का यूज किया जाता है दोनों येलो फंगस और ब्लैक फंगस, दोनों फंगस के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स another question. Which country produces largest number of e-waste in the world as per Global E-Waste Monitor 2020? Options here are USA, India, China, Russia. So the answer for this question is, which country produces e-waste world as per Global E-Waste Monitor 2020? कौन सा देश जो कि इन 4 ऑप्शंस में से दिए गए सबसे ज्यादा ई-वेस्ट प्रोड्यूस करता है? अभी जो रिसेंटली ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट आई हुई है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गई चाइना। नंबर 1 पर चाइना है जो कि ई-वेस्ट क्रिएट करते हैं, फिर सेकेंड नंबर पर है यूएसए एंड थर्ड नंबर पर है इंडिया। ठीक है, अराउंड 53.6 मिलियन टन ऑफ ई-वेस्ट क्रिएट की जा रही है, जिनमें से अभी तक बस 17.4% ई-वेस्ट को रिसाइकल की गई है। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो इतनी टर्म है 53.6 मिलियन टन्स,
इसका जो 38% ई वेस्ट है, इस पर्टिकुलर नंबर का 38% जितना भी ई वेस्ट है वो अकेले ये 3 कंट्रीज मिलकर के प्रोड्यूस करते हैं। सो इस क्वेश्चन की आंसर हुई चाइना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली WHO साइन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विथ विच कंट्री फॉर पैथोजन स्टोरेज, शेयरिंग एंड एनालिसिस। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस देश के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, जिसमें कि पैथोजन की स्टोरेज की जा सके, शेयरिंग की जा सके और उन पर एनालिसिस की जा सके। तो ऑप्शन है कनाडा, स्विट्जरलैंड, रसिया, ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन के आंसर है स्विट्जरलैंड। WHO स्विट्जरलैंड के साथ ग्लोबल बायो हब के तहत चाहती है कि एक इंटरनेशनल एक्सचेंज सिस्टम क्रिएट की जाए। ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे कि पैथोजन लाइक रिसेंटली SARS-CoV-2, इसकी इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड जितने भी डेटा वगैरह है ये बाकी कंट्रीज में शेयर की जा सके, जिससे कि इजिली रिसर्च की जा सके एंड फर्दर अगर उससे रिलेटेड हम लोगों को जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो आपस में शेयर करके इस सिस्टम के थ्रू की जा सके। Now we will see another question here. Which city's startup received TDB, Technology Development Board National Award 2021? Options are Bangalore, Pune, Surat, Chennai. TDB जिसकी फुल फॉर्म होती है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ये एक अवार्ड देती है हर साल, नेशनल अवार्ड। रिसेंट में किस सिटी को ये अवार्ड मिली है? तो आंसर हियर इज बैंगलोर। बैंगलोर की एक स्टार्टअप है ब्रिज साइंसेस, जो कि रिसाइकलिंग, कार्बन टेक्नोलॉजी की एम लेकर के वर्क कर रही है। बेसिकली ये कंपनी चाहती है कि कार्बन टेक्नोलॉजी जिसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट की जा रही है केमिकल्स एंड फ्यूल्स में, उसको कमर्शियलाइज की जा सके। तो ये अवार्ड टीडीबी के थ्रू बैंगलोर की स्टार्टअप ब्रिज साइंसेस को जाता है। CO2 को बाय कन्वर्टिंग CO2 इनटू अनदर केमिकल्स एंड फ्यूल्स, CO2 को दूसरे केमिकल्स और फ्यूल्स में कन्वर्ट करने के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज करना एट ए वाइडर लेवल। तो ये अवार्ड जाती है बेंगलोर के स्टार्टअप ब्रिज साइंसेस को। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन की है बेंगलोर। हम लोग थोड़ा सा टीडीबी के बारे में जान लेते हैं। टीडीबी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1996 में हुई थी। वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, हमारे पास दो तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं जनरली। एक टेक्नोलॉजी जो हमारे कंट्री में खुद डेवलप की गई है, उन्हें हम लोग कहते हैं इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, एंड सेकेंड होती है जो किसी अदर कंट्रीज से ली गई है, इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी। इन टेक्नोलॉजीज की कमर्शियलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड वाइडर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करती है टीडीपी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। तो रिसेंटली ये अवार्ड which is for 2021 has been given to Bangalore's startup Bridge Sciences. Now we will proceed towards another question. Recently India signed 3-year work program for cooperation in agriculture. What is or are name of the programs? Indo-Israel Agri Collaboration, Indo-Israel Agricultural Project Center of Excellence, Indo-Israel Villages of Excellence, both B and C. हाल ही में भारत ने 3 वर्षीय वर्क प्रोग्राम एग्रीकल्चर के कोऑपरेशन से रिलेटेड, कौन सी वो प्रोग्राम है जो भारत ने साइन की है? ठीक है, तो
इस क्वेश्चन के आंसर तो है बी एंड सी, बट हम लोग कंट्री भी देख लेते हैं किस कंट्री के साथ इंडिया की कोलैबोरेशन है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया प्लस इजराइल, ये दो कंट्रीज की बायलैटरल रिलेशनशिप है जो कि एग्रीकल्चर के डोमेन में भी बूस्ट अप कर रही है। बेसिकली आइडिया क्या है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस को क्रिएट करना इंडिया में, और जिससे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वैल्यू चेन एडिशन होगी एंड इनकी नई नई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिशमेंट करना और इनको इम्प्रूव करना, जो प्रीवियस हैं उनमें और बूस्टअप करना, बेसिकली वैल्यू चेन प्रोवाइड करना। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई इन्वेजिव स्पीसीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच रीजन? स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है जिसकी उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई है? कैरिबियन आइलैंड, सेंट्रल अमेरिका, श्रीलंका, बोथ ए एंड बी। स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई का माना जाता है कि वो कैरिबियन आइलैंड और सेंट्रल अमेरिका दोनों जगहों में से किसी एक में या फिर दोनों से ही इसकी ओरिजिनेशन हुई है। तो करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इस क्वेश्चन की है बोथ ए एंड बी। स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई रिसेंटली आंध्र प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को वाइडर लेवल पर प्लेगिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। ये स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई प्लांट्स, एनिमल्स उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई की साइंटिफिक नेम हम लोग देख लेते हैं। इसकी साइंटिफिक नेम होती है एल्यूरोडिकस डिस्पर्सिस। Okay, now we will move further. Which of the following can help in carbon sequestration? निम्न में से कौन सा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कार्बन पृथक्करण, इसमें हेल्प करता है? डंपिंग ऑफ आयरन इन अपर ओशियन, क्रॉप रोटेशन, डीप सी फिशिंग, बोथ ए एंड बी। अपर ओशियन में समुद्र के ऊपरी सतह पर आयरन के डंप करने से, क्रॉप रोटेशन से, या फिर डीप सी फिशिंग से। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फॉर द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? तो इसका आंसर है डंपिंग ऑफ आयरन इन अपर ओशियन एंड क्रॉप रोटेशन। इसका आंसर दोनों होंगे। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पहले हम लोग समझ लेते हैं ये क्या है, फिर हम लोग ऑप्शंस पर आएंगे। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बेसिकली ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू कार्बन को कैप्चर और स्टोर किया जाता है इन बायोस्फीयर। ठीक है, डंपिंग ऑफ आयरन से कैसे कार्बन स्टोर हो रही है और क्रॉप रोटेशन से कैसे? क्रॉप रोटेशन से अगर हम लोग देखें तो हमको पता है कि बेसिकली हे, चाफ वगैरह जो रेसिड्यू है क्रॉप्स की, वो रेसिड्यू मतलब बचे हुए जितने भी सब्सटेंसेस है वो रेसिड्यू डंप होती है और ये प्लांट बायोमास क्रिएट करती है। एंड प्लांट बायोमास ये गुड सोर्स है कार्बन का। ठीक है, तो इस तरह से इन्वायरमेंट में कार्बन स्टोर हुई। फॉर द केस ऑफ आयरन डंपिंग, आयरन डंपिंग जो प्रोसेस होती है इसे हम लोग कहते हैं आयरन फर्टिलाइजेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन की डंप करने से फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि ओशियनेटिक ऑर्गेनिज्म है, ओशियन में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म में आयरन की डंप करने से इनकी मात्रा बढ़ती है। जब इनकी मात्रा बढ़ती है तो ये और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एंड दैट used carbon dioxide is converted into carbs, that means carbohydrates, and this way कार्बन जो है वो इन्वायरमेंट में स्टोर हुई। तो ये भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प कर रही है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के, जो कि हम लोग पहले ही देख लिए हैं, वो है बोथ ए एंड बी। नाउ वी विल सी अनदर क्वेश्चन। नेट मीटरिंग
is sometimes seen in news in the context of promoting the production and use of solar energy by households or consumers, use of piped natural gas in kitchens of household, installation of CNG kits in motor cars. नेट मीटरिंग ये एक चैनलिंग सिस्टम है जिसके थ्रू ये प्रोवाइड करती है कि डोमेस्टिक यूजर्स और कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर्स ये लोग सोलर पैनल्स या फिर फोटोवोल्टाइक सिस्टम हम लोग वैसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें कि सन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सन एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो डोमेस्टिक लेवल पर ये जो सोलर पैनल्स और फोटोवोल्टाइक सिस्टम यूज की जाती है इससे अब खुद की एनर्जी कंजम्पशन की जा सकती है. ठीक है, तो ये एक चैनलिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी फॉर द हाउसहोल्ड्स एंड कंज्यूमर्स. जैसा कि हम लोगों ने देखा नेट मीटरिंग एक चैनलिंग सिस्टम है जिसमें कि ये प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक यूजर्स और कंज्यूमर्स को थ्रू सोलर पैनल ये एनर्जी फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड ऑल्सो वी शुड मेंशन वन पॉइंट मोर. डोमेस्टिक पर्पस पर ये एनर्जी को यूज कर सकते हैं. साथ ही साथ ये अगर सरप्लस एनर्जी है तो सरप्लस एनर्जी को ग्रिड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं. लोकल ग्रिड्स में उन पर सरप्लस एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले में इनको कुछ बेनिफिशियरीज प्रोवाइड की जाएंगी. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ साइक्लोन यास इज सजेस्टेड बाय विच कंट्री. यस, साइक्लोन की जो नेम है वो किस देश ने सजेस्ट की है? मालदीव्स, इंडिया, ओमन, बांग्लादेश. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिफरेंट कंट्रीज जहां से साइक्लोन की ओरिजिनेशन हुई है उस साइक्लोन की नेमिंग करते हैं. तो इस बार की जो साइक्लोन है यस इसकी नेमिंग की है कंट्री ओमन ने. अनदर क्वेश्चन वी हैव, which of the following are parts of 9 tipping points. 9 टिपिंग पॉइंट्स में से कौन सा, जो कि अभी हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, ये एक उस 9 टिपिंग पॉइंट्स के ग्रुप का एक पार्ट है. फर्स्ट ऑप्शन इज अमेजन रेन फॉरेस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज ग्रेट बैरियर रीफ, थर्ड ऑप्शन इज ग्रैंड कैनियन एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्लिफ ऑफ मोहर. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अमेजन रेन फॉरेस्ट. 9 टिपिंग पॉइंट ये ऑल ओवर द अर्थ 9 ऐसे लोकेशन है जहां पर अगर चेंजेस होती हैं एंड सच चेंजेस विच आर इरिवर्सिबल, तो ये अर्थ पर एक ये बड़ी डिजास्टरस सिचुएशन क्रिएट कर सकती है. एंड विद टाइम धीरे धीरे इन 9 टिपिंग पॉइंट्स में कोई ना कोई इरिवर्सिबल चेंजेस हो रही हैं एंड द रीजन इज क्लाइमेट चेंज एंड ऑल्सो ह्यूमन एक्टिविटीज. 9 टिपिंग पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर देखा, उनमें से एक रेन फॉरेस्ट है, तो बाकी के 8 भी हम लोग देख लेते हैं. वी विल चेंज द कलर ऑफ द पेन. हाँ, फर्स्ट अमेजन फॉरेस्ट जिसके बारे में हम लोगों ने देख लिया. यहाँ पर फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स आ रही है, साथ साथ फॉरेस्ट फायर्स वगैरह भी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था. आर्कटिक सी आइस इसकी जो एरिया है उसमें कमी आ रही है. थर्ड जो है टिपिंग पॉइंट वो है अटलांटिक सर्कुलेशन. अटलांटिक सर्कुलेशन में स्लो डाउन की सिचुएशन क्रिएट हो रही है. बोरियल फॉरेस्ट यहाँ पर भी फायर्स और पेस्ट की वजह से चेंजेस आ रही है. कोरल रीफ्स की बड़ी स्केल पर डेथ हो रही है एंड कोरल रीफ्स इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं. ग्रीनलैंड आइस शीट्स, परमाफ्रोस्ट, वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट, जे विल्किस बेसिन, इन सभी जगहों पर ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स, ये सारी चीजें बड़ी लेवल पर पिघल रही हैं, मतलब ह्यूज लेवल पर आइस लॉस हो रही है. अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है, विच लार्जेस्ट आइसबर्ग ब्रोक ऑफ इन अंटार्कटिका रिसेंटली.
आइसबर्ग C19, आइसबर्ग B15 है, आइसबर्ग A76 एंड आइसबर्ग A68। रिसेंटली किस आइसबर्ग ने अंटार्कटिका ओशियन में पिघलते हुए टूटी है? मतलब सबसे बड़ी जो आइसबर्ग है वो अंटार्कटिका में रिसेंटली ब्रेक की है। उस आइसबर्ग की नेम है A76। वेडल सी में रोने आइस शेल्फ के वेस्ट साइड से टूटती हुई A76 आइसबर्ग जाकर के मिल रही है। ये ह्यूज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइसबर्ग है और इसके लॉस होने से क्लाइमेट पर काफी ज्यादा असर होगा और साथ ही साथ सी लेवल में इंक्रीमेंट आ सकती है। Now we will see another question. Which state have Satpura Tiger Reserve, UNESCO World Heritage Site? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये किस स्टेट में है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। रिसेंटली 6 साइट्स और ऐड किए गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। उनमें से एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है जो कि मढ़ई मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बाकी के 5 और देख लेते हैं हम लोग। गंगा घाट वाराणसी पहली, कांचीपुरम टेम्पल तमिलनाडु, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर महाराष्ट्र, हीरेबंदल मेगालिथिक साइट कर्नाटका, बेराघाट लेमटैक हाट नर्मदा वैली मध्य प्रदेश। तो ये 6 साइट्स यूनेस्को में ऐड की गई है एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर देने के बाद नाउ अब टोटल जो है वो 48 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में हैं। Moving towards next question we have, which is NASA's first mobile robot to be sent to moon in the late 2023 in search of ice and other resources on and below lunar surfaces? नासा की फर्स्ट मोबाइल रोबोट जो कि मून के सरफेस पर 2023 के अंत में भेजी जाएगी आइस और बाकी के रिसोर्सेस की खोज करने के लिए। वाइपर, रोबोनॉट 2, रेसोर, क्यूरियोसिटी रोवर। इस क्वेश्चन की आंसर है वाइपर। नासा की एक प्रोग्राम है आर्टेमिस। इस प्रोग्राम के तहत वाइपर रोबोट को सेंड की जाएगी इन लेट 2023। वाइपर की फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। वोलाटाइल, इन्वेस्टिगेटिंग, पोलर एक्सप्लोरेशन, रोवर। Now here on the screen we have another question, which is, which of the following is an immunological test to detect and quantify substances? सब्सटेंसेस को पता करने और उनकी अमाउंट बताने के लिए कौन सी इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है? ऑप्शन है RT-PCR टेस्ट, एलिसा टेस्ट, लैटरल फ्लो टेस्ट, सेरोलॉजी टेस्ट। करेक्ट ऑप्शन है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट बेसिकली एंटीजेन्स, एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स या हार्मोन्स को डिटेक्ट करती है और साथ ही साथ इसकी क्वांटिटी बताती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितनी अमाउंट है इस पर्टिकुलर सब्सटेंसेस की। रिसेंटली एलिसा टेस्ट जो है एक स्टार्टअप के द्वारा की जा रही है जिससे कि कोविड-19 डेवलप की जा रही है जिससे कि कोविड-19 की एंटीबॉडीज का पता लगाया जा सके। This startup is also being funded by Ministry of Science and Technology. Now we will see another question and this is going to be our last question for the question answer series. इसके बाद हम लोग डेज रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे। ऑन विच रिवर इज मेकेडाटू डैम सिचुएटेड? मेकेडाटू डैम किस नदी पर सिचुएटेड है? आंसर ऑप्शंस हैं यमुना, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। करेक्ट आंसर है कावेरी। कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी रिवर के ऊपर बनी हुई मेकेडाटू डैम। इसकी लोकेशन इधर है और मेकेडाटू डैम ये जो है रिसेंटली न्यूज में आई क्योंकि एनजीटी एक कमिटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक कमिटी सेटअप कर रही है जो कि इस डैम के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वायलेशंस को रिव्यू करना चाहती है।
Now we will see the days related fact. 16 मई से 16 मई को नेशनल डेंगू डे, सिक्किम स्टेटहुड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेट की जाती है। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे भी सेलिब्रेट की जाती है। 18 मई को HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे और इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट की जाती है। उसके बाद 28 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेट की जाती है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम मीटियोरोलॉजी डे, इट्स वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। वर्ल्ड बी डे भी सेलिब्रेट की जाती है। 21 मई को इंडेंजर्ड स्पीसीज डे, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेट की जाती है। और साथ ही साथ 21 मई को एंटी टेररिज्म डे भी सेलिब्रेट की जाती है। इस दिन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की भी डेथ एनिवर्सरी है। उसके बाद 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, 23 मई को वर्ल्ड टर्टल्स डे एंड 26 मई सेलिब्रेटेड एज बुद्ध जयंती. This is all for this video. Now we will end the session. Thank you. Have a nice day.